हेलो बच्चों, ये चैप्टर 1 का है, पार्ट 7। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है और 6 है, जो तुम लोग पहले देखोगे तो सुविधा होगा नेक्स्ट वीडियो को समझने के लिए। आज का वीडियो है मनुष्य में प्रचलन, लोकोमोशन इन ह्यूमन। मनुष्य में किस प्रकार से प्रचलन, इसके पहले पढ़ चुके हो। प्रचलन मतलब स्थान परिवर्तन करना। ये सिर्फ मुख्य रूप से प्राणियों में ही पाया जाता है और कुछ निम्न श्रेणी के शैवालों में देखा जा सकता है। प्रचलन मतलब स्थान परिवर्तन करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो इसके पहले पढ़ चुके हैं अन्य प्राणियों में, कोशिकीय प्राणी, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, फिर मछली के बारे में, पक्षी कबूतर के बारे में पढ़ चुके हैं, पहले की वीडियो में देख लोगे एक बार। आज है मनुष्य का प्रचलन के बारे में देखेंगे, जो काफ़ी डिटेल्स में दिया हुआ है, इसको अच्छा से पढ़ना है। हम लोग सब जानते हैं मनुष्य का जो मुख्य प्रचलन अंग है वो पैर है। पैर के द्वारा हम लोग प्रचलन करते हैं, इसलिए मनुष्य के प्रचलन क्रिया को द्विपद प्रचलन क्रिया कहा जाता है। दो पैरों के द्वारा प्रचलन करते हैं तो हम लोगों का प्रचलन को कहा जाता है द्विपद, यानी दो पैरों के द्वारा प्रचलन, द्विपद प्रचलन क्रिया। मुख्य अंग हम लोग सभी जानते हैं पैर, लेकिन इसके साथ भी और भी कई अंग है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हाथ है, देखोगे चलते वक्त हम लोग जब भी चलते हैं हाथ एक ही जगह स्थिर रखकर नहीं चलते, हाथों को भी आगे पीछे करते हुए चलते हैं, या दौड़ते हैं देखोगे हाथों का सहारा लेते हैं। बिना हाथों का सहारा लिए चलना या दौड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। हाथ हो गया सहायक अंग। और क्या है? सचल संधियां। ये क्या है? अस्थि संधि है। अस्थि संधि यानी हड्डियों का जोड़। दो हड्डी जहाँ जुड़ा रहता है उसको कहते हैं संधि, अस्थि संधि। तो यहाँ फिर सचल क्या है? कुछ हड्डियों का जोड़, जैसे मैं हाथ को, ये हाथ हिला रहा हूँ, यहाँ पर हाथ को हिला पा रहे हैं, यहाँ पर भी जोड़ है, हड्डियों का जोड़ है। ये जोड़ सचल है, यानी मूव, गति करता है, हिला सकते हैं, तो इसको कहते हैं सचल संधि। और हमारा खोपड़ी में मस्तिष्क के चारों तरफ जो आवरण है, जिसको क्रेनियम बॉक्स कहते हैं, वहाँ पर जो भी बहुत सारे छोटे, एक ही हड्डी नहीं है, बहुत सारे छोटी छोटी हड्डियाँ उसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन वो मूव नहीं करता। हम सोचेंगे कि माथा की हड्डियों को अलग कर दे मस्तिष्क देखने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसको कहा जाता है अचल संधि, अचल। तो मस्तिष्क का हमारे प्रचलन क्रिया में वो संधि का कोई काम नहीं है, कार्य नहीं है, उसके बारे में हम लोग इसीलिए नहीं पढ़ेंगे। हम लोग प्रचलन क्रिया में जो सहायक है संधियां, वो संधियों के बारे में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं सचल। देखो पैर में भी, घुटना में भी होता है, घुटना को मोड़ सकते हैं, ये केहुनी है, यहाँ पर मोड़ सकते हैं, ये सब संधियों का कार्य है प्रचलन में, इसलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या है? कंकाल पेशी, हड्डियों के साथ जो पेशी जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं कंकाल पेशी, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। संधि के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कंकाल पेशी के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और क्या है? सेरेबेलम, मस्तिष्क वाला वीडियो, पहले वाला वीडियो अगर देखोगे तो वहाँ पर देखोगे सेरेबेलम बोल के पश्च से, यानी पीछे का मस्तिष्क में यहाँ पर एक भाग है, मस्तिष्क का हिस्सा है, उसको कहते हैं सेरेबेलम। उसका कार्य अगर याद है तो देखोगे शरीर का संतुलन में वो सहायता करता है। तो जब चलते हैं शरीर का संतुलन भी आवश्यक है, ये भी सहायता करता है। और क्या, ये बिल्कुल तुम लोग के लिए नया है, अंतकर्ण के अर्धचंद्राकार नलियाँ, ये तुम लोग के लिए कठिन चीज़ है, इसके बारे में डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। ये तुम लोग हायर क्लास में, अगर विज्ञान रहेगा 11-12 में, तुम लोग इसके बारे में पढ़ोगे। कान के अंदर एक विशेष रचना होता है, कॉकलिया, उसके अंदर अर्धचंद्राकार नलियाँ हैं, और कान के अंदर ही और एक यंत्र है जिसको कहा जाता है ऑटोलिथ यंत्र।
तो इतने सारे अंग सहायक है प्रचलन क्रिया में। हम लोग एक एक करके देखेंगे, इस वीडियो में कुछ है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे द्विपद प्रचलन क्रिया किस प्रकार से होता है, यानी हम लोग पैरों के द्वारा किस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह स्थान परिवर्तन करते हैं, प्रचलन की क्रिया करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 पेशियाँ हैं जिनका जानकारी रखना जरूरी है। ये तुम लोग का परीक्षा में ना भी पूछा जाए फिर भी जानकारी होने से अच्छा है, समझने में सुविधा होता है। गैस्ट्रोकनेमियस, एक्सटेंसर डिजिटेरियम, बाइसेप्स फीमोरिस, ये 3 पेशियाँ हैं। कहाँ होता है? पैरों में। पैर के कहाँ पर? घुटना। घुटना सभी कोई जानते हो, घुटना के नीचे पीछे की तरफ, घुटना के नीचे पीछे की तरफ जो खुला हुआ भाग रहता है पैर के नीचे, वहाँ पर ये 2 भाग होता है, गैस्ट्रोकनेमियस और एक्सटेंसर डिजिटेरियम। और एक होता है, ये सब हायर क्लास में डिटेल्स में पढ़ोगे, अब सिर्फ शॉर्ट में पढ़ेंगे हम लोग। गैस्ट्रोकनेमियस, एक्सटेंसर डिजिटेरियम, ये दोनों कहाँ होता है? घुटना के नीचे पीछे तरफ। और एक घुटना के ऊपर एक पेशी होता है, उसको कहते हैं बाइसेप्स फीमोरिस। बाइसेप्स फीमोरिस ये घुटना के ऊपर होता है। किस प्रकार से ये सब सहायता करता है पेशी? प्रचलन में, चलने में, हम लोगों का पैरों के द्वारा जो गति करते हैं उसमें किस प्रकार से सहायता करता है? हम लोग कई स्टेप में यहाँ पर देखेंगे, 4 स्टेप है। 1 पहले देखते हैं क्या है। हम लोग जो खड़ा रहते हैं शुरू में, जैसे मैं भी खड़ा हूँ, तो पूरा शरीर का जो भार है, शरीर का वजन, कुछ भी बोलो, संतुलन, ये सब कहाँ होता है? दोनों पैर पर होता है। हमारा जो 2 पैर है इस पर पूरा संतुलन टिका हुआ रहता है। जब चलने लगते हैं, प्रचलन का शुरुआत, तुम लोग भी खुद के पैरों से जब कभी सोचे नहीं या कभी देखे भी नहीं हो, तो एक बार कभी देखोगे ये दोहरा के मैं जो बोल रहा हूँ क्रिया कि किस प्रकार से होता है। जब चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो शरीर का ऊपर का भाग है, यानी कमर का ऊपर का भाग को क्या करते हैं? सामने की तरफ ले जाते हैं। प्रचलन के शुरुआत में शरीर का ऊर्ध्वांश यानी शरीर का ऊपर का भाग सामने की ओर झुकता है। तो झुकता है, शरीर का संतुलन बिगड़ेगा। उसको संभालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मान लो बायां पैर, जो हमारा बायां तरफ जो पैर है, उस पैर को बढ़ाते हैं। किस प्रकार से पैर को बढ़ाते हैं? यहाँ पर 2 नंबर स्टेप में दिया हुआ है। बाएं पैर को बढ़ाते समय, सामने जब बढ़ाते हैं उस समय गैस्ट्रोकनेमियस पेशी जो पहले बताए थे, ये जो पेशी जो घुटना के नीचे है, पीछे की तरफ है, उन पेशी में संकुचन होता है। संकुचन प्रसारण समझते हो, संकुचित होता है। संकुचित होने से क्या होता है? सबसे पहले पैर के नीचे जो एरी सभी कोई जानते हो, ये एरी पैर के नीचे तलवा के जो पीछे की तरफ जो भाग होता है, सबसे पहले वो एरी ऊपर की तरफ उठ जाता है। किसके कारण? गैस्ट्रोकनेमियस पेशी के संकुचन होने पर एरी पहले, पैर का एरी जो है पहले उठ जाता है। इस प्रकार से ये अगर मान लो पैर है, यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए, ये ज़मीन है, तो पहले ये पैर का जो पीछे का जो भाग है ये वाला उठ गया। यहाँ पर ये पीछे की तरफ होता है, यहाँ पर ये पैर का पीछे की तरफ, यहाँ पर होता है गैस्ट्रोकनेमियस, ये घुटना है, घुटना के नीचे होता है इस जगह पर। इसके संकुचित होने से पैर का जो एरिया है ये ऊपर उठता है। अब फिर क्या होता है? इसके बाद एक्सटेंसर डिजिटेरियम, ये भी बोले थे, ये घुटना के नीचे और एक पेशी है, इसको कहा जाता है एक्सटेंसनर डिजिटेरियम, ये भी इस पोजीशन में थोड़ा सा पास में है। फिर उसका संकुचन होता है। उसका संकुचन होने से पैर का जो पूरा तलवा है, यानी ये पैर का पूरा हिस्सा जो है ये ऊपर चला आता है, पूरा का पूरा ये ऊपर चलाया। पहले एरी पीछे का भाग ऊपर उठा, फिर सामने वाला के साथ पूरा पैर ऊपर चलाया। यहाँ से मुड़ यहाँ पर मुड़ता है, यहाँ पर जो संधि है इसके मुड़ने से
पैर ऊपर चलाया। इस प्रकार से जमीन के ऊपर उठता है। इसके बाद और एक पेशी है बाइसेप्स फीमोरिस, जो घुटना के ऊपर जो है बताए थे, घुटना के ऊपर पैर का ऊपरी भाग में जो है वहाँ पर बाइसेप्स फीमोरिस बोलकर पेशी है। इसका संकुचन होने से, दब जाने से पूरा का पैर और पूरा का पूरा पैर और भी ऊपर उठ जाता है। यहाँ से मुड़कर पैर पूरा ऊपर चलाता है और भी ऊपर चलाता है। पैर ऊपर चलाने के बाद सामने की ओर चलाता है। अब तीसरा पोजीशन में, तीसरा स्टेप में क्या होता है, अब इन पेशियों का ये जो संकुचित हो गया था, ये तीनों तरह का पेशी, गैस्ट्रोकानेमियस, एक्सटेंसर डिजिटेरियम और बाइसेप्स फीमेरिस, ये जो तीनों पेशियां जो संकुचित हुआ था, ये अब शिथिलन मतलब संकुचित घट जाता है, संकुचन घट जाता है। पहले की अवस्था में ये पेशी चला आता है, क्या होगा तब पैर नीचे चलाएगा। और एक कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, हम सभी को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचा हुआ है। इस बल के कारण भी पैर जब ऊपर उठा हुआ था, वो पैर अब नीचे चला आता है। ये पैर नीचे सामने की तरफ बढ़ जाता है। ये पैर सामने की तरफ आकर नीचे पैर रुक जाता है। तो ये हुआ बायां पैर। इस प्रकार से एक पैर सामने की तरफ बढ़ गया, सामने की तरफ बढ़कर ये बायां पैर जमीन को छू लेता है। यही क्रिया दायां पैर में दूसरा पैर में भी सेम क्रिया, सेम प्रोसेस होता है। ऐसा होने से बारी बारी से एक बार बायां एक बार दायां पैर के ये क्रिया को दोहराते हुए हम लोग सामने की ओर बढ़ते हैं। दौड़ते वक्त क्या होता है, ये क्रिया काफ़ी तेज गति से होता है, तब हम लोग दौड़ पाते हैं। अब और एक देखेंगे, हाथ यहाँ पर पढ़े थे, हाथ किस प्रकार से सहायता करता है। हम लोग जब चलेंगे तुम लोग गौर करोगे कि जब बायां पैर को सामने लेते हैं तो दायां पैर का प्रसारण, दायां हाथ, ये बायां पैर को जब सामने बढ़ाते हैं, तुम लोग ख्याल करोगे कौन सा हाथ बढ़ता है, देखोगे उल्टा वाला हाथ, यानी दायां हाथ प्रसारण सामने की तरफ बढ़ता है। और उल्टा जब बायां पैर को बढ़ाते हैं तब देखोगे दायां पैर को बढ़ाते वक्त बायां हाथ सामने की ओर प्रसारित होता है। चलते वक्त तुम लोग खुद महसूस करोगे, देखोगे क्या होता है। ये हाथ का, ये शरीर को बैलेंस के लिए, शरीर का संतुलन के लिए जरूरी है। इस प्रकार से द्विपद प्रचलन की क्रिया होता है। कभी कभी 2 नंबर का आता है, तुम लोग इस तरह करके शॉर्ट में, इतना ये बड़ा है, तुम लोग इसको छोटा में लिख सकते हो। ये अस्थियों का नाम, ये पेशियों का नाम नहीं लिखने से भी चलेगा, तुम लोग इसको ऐसा लिख सकते हो। पहले पैर का एड़ी सबसे पहले उठता है, फिर पूरा का पूरा तलवा सहित पैर को ऊपर उठाया जाता है, फिर सामने बढ़ाया जाता है, फिर दायां पैर को फिर बढ़ाया जाता है। ये क्रिया को दोहराते हुए मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या दौड़ता है। इस क्रिया को द्विपद प्रचलन क्रिया कहते हैं। अब देखेंगे ये जो इसके अलावा क्या क्या था, हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे, अंतकर्ण के अर्धचंद्राकार नलियां और ऑटोलिथ यंत्र, ये तीनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सेरिबेलम, अंतकर्ण के अर्धचंद्राकार नलियां और ऑटोलिथ यंत्र, ये तीन जो अन्य अंग है, किस प्रकार से प्रचलन क्रिया में सहायता। इसका मुख्य भूमिका है शरीर का संतुलन में। तो प्रचलन क्रिया का एक अंग है संतुलन। बिना शरीर का संतुलन करते हुए हम लोग चलेंगे या दौड़ेंगे तो गिर सकते हैं। तो संतुलन का मुख्य भूमिका है प्रचलन की क्रिया में। तो संतुलन की क्रिया में कौन हमें सहायता करता है? सेरिबेलम बताए थे, मस्तिष्क का पीछे का भाग है, ये पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है सेरिबेलम। अंतकर्ण, कान के अंदर जो एक रचना है उसको अंतकर्ण कहते हैं। उसमें है अर्धचंद्राकार नलियां। इस प्रकार से 3 नलियां होता है, तीनों अलग अलग एंगल में होता है, समकोण पर एक दूसरे का होता है। तुम लोग ये हायर क्लास में जाके पढ़ोगे। ये एक नली हुआ, और नलियों के नीचे क्या होता है, फूला हुआ रचना होता है। ये जो 3 नली होता है, तीनों नली के नीचे का भाग क्या होता है, फूला हुआ रहता है। ये फूला हुआ भाग को क्या कहते हैं, एम्पुला।
ये फूला हुआ भाग को क्या कहते हैं? एम्पुला। और ये कान के अंदर ही और एक रचना होता है, उसको कहते हैं ओटोलिथ यंत्र। बस इतना ही जानकारी रखो, कान के अंदर ये रचना है, इसके बारे में डिटेल्स अभी नहीं तुम लोग का सिलेबस में है। कान के अंदर क्या क्या है? अर्धचंद्राकार नली, 3 नलियाँ होता है, जिसके नीचे का भाग फूला हुआ रहता है, उसको एम्पुला कहते हैं। और क्या है? ओटोलिथ यंत्र, कान के अंदर एक यंत्र होता है, उसको कहते हैं, यंत्र बोलने से ये मशीन इतना बड़ा नहीं होता, जो भी उसके अंदर एक विशेष प्रकार का रचना है उसको कहते हैं ओटोलिथ यंत्र। ये हमारे शरीर का संतुलन में किस प्रकार से सहायक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले देखेंगे अर्धचंद्राकार नलियों का जो एम्पुला जो है, जो बताएं अभी चित्र में, 3 अर्धचंद्राकार नलियां होता है कान के अंदर। उस एम्पुला के अंदर कोशिका, विशेष प्रकार का कोशिका होता है, हम लोग न्यूरॉन कह सकते हैं ये सब कोशिका को। संवेदनशील रोया युक्त, उसमें रोया जैसा रचना पाया जाता है, रोया हेयर्स लाइक रचना पाया जाता है इन कोशिकाओं में। एम्पुला में होता है, क्या होता है? संवेदनशील रोया युक्त, संवेदनशील जो संवेदना ग्रहण कर सके, ग्राहक, हम लोग इसको ग्राहक भी कह सकते हैं। पहले का वीडियो देख लोगे, ग्राहक जो संवेदना ग्रहण करता है, उद्दीपना ग्रहण करता है। तो कहा गया संवेदनशील रोया युक्त कोशिकाएं होती है, कहाँ पर? एम्पुला में। ये जो अर्धचंद्राकार आधा गोलाकार जो नलियां हैं, उसके एम्पुला फूला हुआ भाग में कोशिकाएं होता है, संवेदनशील कोशिकाएं। इसमें रोया होता है, हेयर्स लाइक रचना होता है, उसको कहा जाता है संवेदनशील रोया युक्त कोशिकाएं। नलियों में क्या होता है? इन नलियों में जो 3 नली बताए थे, ये नलियों के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, इसको कहते हैं एंडोलिम्फ। ये नलियों के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको कहते हैं एंडोलिम्फ। फिर इसके अंदर और एक रचना होता है, उसको कहते हैं ओटोलिथ कण। ये तरल पदार्थों में, जो नलियों के अंदर होता है तरल पदार्थ, इन तरल पदार्थों के ऊपर एक विशेष प्रकार का कण होता है, उसको कहते हैं ओटोलिथ कण, तैरता रहता है। ये तरल पदार्थ के ऊपर ये तैरता हुआ पाया जाता है। एंडोलिम्फ जो तरल पदार्थ है, इसके ऊपर ओटोलिथ कण पाया जाता है। और एक बार कान के अंदर का रचना है, तुम लोग को कितना पढ़ना है? ये अर्धचंद्राकार 3 नलियां होता है, अर्धवृत्ताकार आधा गोलाई का 3 नली होता है, और एक ओटोलिथ यंत्र होता है। तो अर्धचंद्राकार नली का फूला हुआ भाग एम्पुला कहते हैं। एम्पुला में क्या होता है? कोशिकाएं, संवेदनशील कोशिकाएं होती है। नलियों में क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। उन तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? एंडोलिम्फ कहते हैं। एंडोलिम्फ के ऊपर तैरता हुआ कुछ कण होता है, उसको कहते हैं ओटोलिथ कण। नेक्स्ट, जब शरीर का संतुलन बिगड़ता है, जैसे हम लोग गिरने को लगते हैं, या कोई भी गिरने के पहले जो अवस्था होता है, देखोगे बहुत समय गिरते गिरते हम लोग फिर सीधा हो जाते हैं, ऐसा होता है। कौन करता है ये? किस प्रकार से करता है? जब संतुलन बिगड़ता है तब एंडोलिम्फ जो तरल पदार्थ है, जिस तरफ झुक जाता है उस तरफ तरल का बहाव होता है। हमारा शरीर जिस तरफ झुकेगा तो मस्तिष्क भी साथ ही झुकेगा। तो मस्तिष्क के अंदर वो नलियां हैं, नली के अंदर तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ का भी उसी तरफ झुकाव होगा, झुकाव होता है। झुकाव होने के बाद क्या होगा? उसके ऊपर तैर रहा कुछ कणिकाएं हैं, उसको ओटोलिथ कण कहते हैं। वो ओटोलिथ कण भी उस तरफ चला जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा? ये ओटोलिथ कण से संवेदनशील कोशिकाएं, ओटोलिथ कण में जो ओटोलिथ कण का जो एक तरफ जो बहाव होता है, इसके कारण संवेदनशील कोशिकाएं इसका पता कर लेगा कि शरीर का झुकाव किस तरफ है। ये जो शरीर का झुकाव जिस तरफ, मान लो हमारा ये बायां तरफ हमारा शरीर झुक रहा है, तो ओटोलिथ कण भी उस तरफ झुकेगा। उस तरफ जो झुकाव है हमारा शरीर का, ये जो उद्दीपना है, इस उद्दीपना को
संवेदनशील कोशिकाएं जो कहाँ पर है बताएं थे, संवेदनशील कोशिकाएं कहाँ है, एम्पुला के अंदर जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं ये उद्दीपन को कि शरीर हमारा बायां तरफ झुक गया है, ये जो उद्दीपना है इसको संवेदनशील कोशिकाएं ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी ये एक नर्व है जो हम लोग नर्व के बारे में पढ़े थे, ये भी वीडियो में मेरा बताया हुआ है। एक नर्व है, न्यूरॉन का बना हुआ नर्व होता है जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। ये नर्व के द्वारा ये जो उद्दीपना है कि शरीर बायां तरफ झुक गया है, ये उद्दीपना को ऑडिटरी नर्व ले जाकर कहाँ पर ले जाता है, सबसे पहले सेरेबेलम में भेज देता है कि शरीर बायां तरफ झुक गया है, ये उद्दीपना को। सेरेबेलम शरीर का पीछे का भाग है, मस्तिष्क का पीछे का भाग है ये। अब सेरेबेलम क्या करेगा, सेरेबेलम इस उद्दीपना को लेकर सेरेब्रम को भेजेगा, वो डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएगा। सबसे पहले सेरेब्रम ये उद्दीपना को कहाँ भेजेगा, सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है, ये अग्र मस्तिष्क का सबसे अधिक भाग इसी का है, मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा भाग वीडियो में मैंने पहले बताया था। ये सेरेब्रम मुख्य कार्य ये करता है, या मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, सेरेब्रम में भेजता है। अब सेरेब्रम क्या करना है, ये आदेश दे देगा। मुख्य रूप से क्या करना है, अगर बायां तरफ झुक गया तो शरीर को दायां तरफ झुकने के लिए कहा जाएगा, ताकि शरीर पहले जैसा संतुलन में, मैं जिस तरह सीधा खड़ा हूँ एक संतुलन अवस्था में है, ताकि शरीर संतुलित हो जाए। तब ये आदेश को सेरेब्रम डायरेक्ट नहीं भेजेगा, क्या करेगा, पहले सेरेब्रम को भेजेगा पश्चिम मस्तिष्क में, और सेरेब्रम क्या करेगा, हमारा हाथ और पैर का जो पेशी है उन पेशियों को ये आदेश, ये खबर कि शरीर को दाएं तरफ ले जाना है, ये जो आदेश है इस आदेश को कहाँ भेजेगा, हाथ और पैर की पेशियों में भेजेगा। तब हाथ और पैर की पेशियाँ संकुचित प्रसारित कर कर हमारा शरीर को संतुलित अवस्था में ले आएगा, ताकि शरीर फिर पुनः संतुलित अवस्था में आ जाए। तो दौड़ते वक्त ये काफ़ी कार्य करता है, काफ़ी इसका महत्व है, ताकि हमारा शरीर गिर न जाए। तो ये सब कार्य करता है ये अंतःकरण की नलियाँ और ऑटोलिथ यंत्र और हमारा सेरेबेलम, ये मिलकर शरीर का संतुलन का कार्य करता है। ओके, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो रह गया है कंकाल पेशी सचल संधियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी परीक्षा में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तुम लोग को बात है कि इसके पहले भी वीडियो बनाए हैं, तुम लोग कोशिश करोगे, कुछ खामियां रह जाता है, अगर कुछ है तो उसको कोशिश करो कि कुछ ना कुछ कमेंट में ज़रूर लिखो, क्या है, ठीक है, ख़राब है, क्या कमियां हैं, ये सब कमेंट करोगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में सुविधा होगा, नहीं तो एक तरफा पता नहीं चलता है। फिर इसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करोगे, शेयर या सब्सक्रिप्शन ये सब करोगे तो मुझे भी और वीडियो बनाने में सुविधा होगा। ओके, आज यहाँ तक।